नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर आपको जो यूपीएससी की पूरी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, निःशुल्क कराई जा रही है। यहाँ पर आपको फ्री में बुक्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और यहाँ पर जो फ्री जो है बुक्स और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बुक्स आप लोगों को भी मिल गई होगी और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उन पर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं अगर उनको कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप हमें क्या कर सकते हैं 9711141048 इस पर क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये क्लासेस के बारे में जानना है कि कैसे क्लासेस हो रही है। अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, कुल मिलाकर आपकी कुल 12 या 13 क्लासेस हुई है लगभग। ठीक है, कुल आपकी कितनी 13 क्लासेस हुई हैं जो कि पॉलिटी की हुई है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये जो 13 क्लासेस आपकी हुई हैं वो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 13 क्लासेस हैं उसकी लिंक दी गई है, यानी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर यहां से 13 क्लासेस कर सकते हैं। आज आपकी ये 14वीं क्लास है, नंबर ऑफ लेक्चर ये जो है वो 14 है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। इससे पहले आप बताएं कि जो तैयारी आपकी कैसी चल रही है। जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं एक बार बताएं तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, डाउट कुछ है तो बताएं। चलिए, आप सभी जानते हैं ये हमारे जो मुहिम है वो पिछले कई सालों से चल रहा है और 2025, 2026 और 2027 एग्जामिनेशन को टारगेट करके ये प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ यहां पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज आपका जो ये लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, आर्टिकल 15 को देखा था, है ना, अनुच्छेद 15 को देखा था, क्या कैसे किस प्रकार से अनुच्छेद 15 काम करता है और किस प्रकार से जाति, धर्म और लिंग और इस मतलब जेंडर जैसे इन सब चीजों पर वो कार्य करता है कि कहीं किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 15 में देखी थी और भेदभाव जो है किया भी जा सकता है उसका आधार भी हमने देखा था, बेसिस भी देखा था आर्टिकल 15 में। ठीक है, अब आर्टिकल 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको ये जो मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसके आंसर बड़ी संख्या में आप स्टूडेंट दे रहे हैं। जो आंसर का इवैल्यूएशन है वो आपको आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको देखने को मिलेगा और मार्क्स भी यहां पर बताए जाएंगे, तो थोड़ा वेट करें जो कल टेस्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या है, क्या कहता है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये सब क्या हम पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, है ना। तो ये मूल अधिकार देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, मूल अधिकार, है ना। अब बता दो आप कि ये जो मूल अधिकार है आर्टिकल 14 to 18, ये जो मूल अधिकार, पहला जो मूल अधिकार आपको मिला है 14 से 18 तक, उसे क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता दो। और इन्हीं में से हम पढ़ रहे हैं ना, 14 देख लिया, 15 देख लिया, आज हम 16 देखने जा रहे हैं, आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये अनुच्छेद 16 क्या है, क्या कहता है, क्या प्रोविजन लाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है वो कहता है साफ साफ कि सरकारी सेवाओं में समानता, क्या है, इक्वेलिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। क्या है भैया, अभी मैं क्लियर करता हूं, एक एक बारीकी से इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करता हूं। आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 16 ये क्या कहता है आपका, कहता है सरकारी सेवाओं में समानता, सरकारी सेवाओं में समानता। ये क्या है मतलब, इसका क्या है भैया, इसका मतलब कि इक्वेलिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। क्या है, इक्वेलिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब क्या, मतलब आप अभी हम जो आर्टिकल 16 में जितने भी सब आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जितने क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 16 में, छोटे छोटे जितने ABCD वो सारे देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर इसका क्या मतलब निकल रहा है आर्टिकल 16 का कि सरकारी सेवाओं में समानता। मतलब जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी, जो रोजगार निकलेंगे, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी इक्वल। आपको ऐसा नहीं है कि क्या कि यहां पर आप वैकेंसी निकली और वैकेंसी में यहां पर आप कोई A बंदा है, यानी कोई अंबानी है मान लेते हैं, और ये आप हैं B। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको वहां पर अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि अंबानी को ज्यादा अवसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो अंबानी को जितना आपको अवसर मिलेगा उतना ही
आपको भी मिलेगा। तो कहने का मतलब सरकारी सेवाओं में सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोविजन करता है आपका क्या, ये आपका प्रोविजन करता है। पहला सरकारी सेवाओं में क्या करता है, समानता की बात करता है, ठीक है। अब ये तो रही बातें। अब ये आर्टिकल 16(1) यानी अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है, 16(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(1) जो है वो साफ साफ लिखा है, कहता यह है कि राज्य जो है हमारा, जो देश है, वो सभी नागरिकों को क्या करेगा, रोजगार एवं नियुक्ति में समान अवसर देगा। क्या करेगा भैया, राज्य क्या करेगा, यहां आर्टिकल 16 अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 16(1) में क्या क्या लिखा गया है, कहा गया है भैया कि राज्य सभी नागरिकों को किसमें, रोजगार एवं नियुक्ति में समान यानी इक्वल समान अवसर देगा, वही बात, ठीक है। तो क्या है समान अवसर, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको क्या है यहां पर मिलेंगी, जो वैकेंसी जो निकलेंगी, जो रोजगार निकलेंगे, उसमें क्या है समान आपको अवसर में। ये साफ साफ 16(1) में कहा गया है। मैंने वही बताया ना, किसी कोई ऊंच नीच नहीं, अंबानी है तो ऐसा नहीं है कि उसको अवसर ज्यादा मिल जाएगा, सबको समान यहां पर अवसर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16(1) आपको क्लियर होगा, मुझे लग रहा है पूरा क्लियर है ना। अनुच्छेद 16(1) एक बार बताएं आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलिए वही 16(2) में क्या कहा गया है। अब देखिए 16(1) तो क्लियर, 16(2) में यह कहा गया है कि राज्य जो है आपका, ये जो रोजगार नियुक्ति होगी, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट होगा आपका, और क्या है यहां पर जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर, किसी के जाति धर्म निवास, यानी किसी की क्या जाति है, क्या धर्म है, कहां का रहने वाला है, इस आधार पर राज्य रोजगार देने में कोई भी क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 16(1) में तो ये कहा गया, 16(2) में ये कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर, जाति धर्म और आपके निवास कहां के रहने वाले। 16(2) जो मैंने बताया वो लिख कर आपको समझाता हूं कि क्या है, ठीक है। चलिए ये तो 16(1) हमने देखा, 16(2) जो मैंने आपको वर्बली समझाया बोलकर, वो 16(2) लिख कर समझाता हूं कि आखिरकार है क्या। चलिए ये जो 16(2) है आपका, क्या कहता है 16(2), कहता कि ये भाई रोजगार में और रोजगार नियुक्ति में जो राज्य है आपका, जो हमारा देश है, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर, धर्म निवास कहां के रहने वाले, किस जाति के हैं, इस पर नहीं। तो क्या दिया, कहता है कि रोजगार एवं नियुक्ति में जो राज्य है वो क्या करेगा, राज्य किसी भी प्रकार का कैसे, जैसे जाति धर्म, ठीक है, स्थान का भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई। मतलब क्या है भैया, जहां एक तो कहा गया है, पहले जो हमने आर्टिकल 15 देखा तो वहां पर क्या कहा गया कि किसी जाति धर्म, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हो, घूम सकते हो। वहां पर क्या था, वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई छुआ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको घुसने से कोई मना कर देगा। 15 में हमने देखा, 16 में यही प्रावधान किस पर लागू किया, जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें कहा गया कि किसी जाति धर्म निवास इस आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो भैया क्लियर है ना। अनुच्छेद 16(2) में क्या कहा गया कि रोजगार और नियुक्ति में राज्य, जो हमारा राज्य है, जो देश है, वो किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं करेगा। क्लियर हो गई चीजें। चलिए अब हमने ये 16(2) को देख लिया, 16(2) क्या कहता है। अब हम बढ़ रहे हैं 16(3) की ओर। किसकी ओर, 16(3) की ओर। अनुच्छेद 16(3) देखिए, हमने 16(1) और 16(2) में क्या देखा कि सभी समान है, रोजगार में भी कहीं कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप, जाति धर्म नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरियां खुली हैं तो सबके लिए खुली हैं, आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो तो नहीं घुस सकते इस नौकरी में, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। क्लियर। अब 16(3) जब हम एंटर करते हैं अनुच्छेद 16(3) में, तो यहां पर क्या है, इसकी हेडिंग कुछ अलग कहती है।
इसका जो टाइटल है वो कुछ अलग कहता है। क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है कि सरकारी सेवाओं में भी विधि का समान संरक्षण मिलेगा। इसका क्या मतलब है, क्या कहता है भैया, क्या कहता है? आर्टिकल 16(3) की जो हेडिंग है वो क्या कहती है? सरकारी सेवाओं में विधि का समान संरक्षण मिलेगा। विधि का समान संरक्षण मिलेगा। क्या मतलब है इसका? मिलेगा यानी भेदभाव की बात कर रहा है। अभी मैं बताता हूं क्या है इसका मतलब। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इवन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। क्या है मतलब? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इवन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इवन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। क्या है इसका मतलब? देखिए, अच्छा, क्या है इसका? विधि का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हमने पढ़ा था ना इससे पहले, विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में हमने देखा था ना कि क्या है इसका मतलब, कि भेदभाव कहता था ना। एक और क्या कहता था? एक और कहता था कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब कहीं भी सबको समान है, ऊंच नीच का कोई मामला नहीं है। वहीं दूसरी ओर क्या कह दिया था विधि का समान संरक्षण में, कि भैया महिलाओं को, बच्चों को, इस तरह के लोगों को क्या है, सरकार छूट दे सकती है। जैसे जो शेड्यूल कास्ट, एसटी, ये क्या कहता था? छूट दे सकती है, कहता था ना। तो यहां पर क्या है? यहां पर कहा है कि उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में विधि का समान संरक्षण मिलेगा, यानी सरकारी नौकरियों में भी थोड़ा भेदभाव कर सकती है राज्य जो है, वो सरकार जो है थोड़ा भेदभाव कर सकती है। अब क्या है इसका मतलब, अभी देखते हैं। देखिए, 16(3) अनुच्छेद आर्टिकल 16(3) में, ये तो हेडिंग है 16(3) की। अब 16(3) कहता क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये साफ साफ कहता है कि रोजगार और नियुक्ति में निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को क्या कर सकती है सरकार? प्राथमिकता दे सकती है। क्या कहता है ये? क्या कहता है ये आर्टिकल 16(3) कहता है कि भैया स्थानीय लोगों को निवास के आधार पर, ठीक है, निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को, अभी मैं क्लियर करता हूं इसका क्या मतलब है। निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को, निवास के आधार पर क्या कर सकता है? किनको? जो रोजगार और नियुक्ति में, रोजगार एवं नियुक्ति में क्या कर सकती है? प्राथमिकता दे सकती है। प्राथमिकता दे सकती है कौन? राज्य। अब इसका क्या मतलब है? स्थानीय लोगों को जो रोजगार और नियुक्ति में, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो भी है और रिक्रूटमेंट जो आती है, जैसे सरकारी नौकरियां निकलनी, मान लेते हैं आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, या फिर आप कहीं आसाम के रहने वाले हैं, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आसाम के रहने वाले भैया, तो वहां पे मान लेते हैं कोई नौकरी निकल रही है। ठीक है, कोई नौकरी निकल रही है, तो क्या है, वो जो राज्य है वो क्या कर सकता है, वो जो नौकरी निकल रही है तो उनके लोगों को, यानी कि आप अगर मान लेते हैं एमपी की कोई नौकरी निकल रही है, तो एमपी मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी निकल रही है, तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो ये ऐसा कर सकता है कि उस वैकेंसी में सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों को। तो क्या है, कहने का मतलब है कि जो रोजगार और नियुक्ति में क्या है, यहां पर किसको, जो वहां के लोकल लोग हैं, वहां जो निवास करते हैं, ठीक है, जो उनका रेसिडेंस है आपका, वो उस बेसिस पर यहां पर क्या, रोजगार नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो भैया देश के नागरिक हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है, नहीं, आप वो कैसा कर सकते हैं। तो साफ कहा गया कि रोजगार एवं नियुक्ति में प्राथमिकता दे सकती है राज्य, किसको? स्थानीय लोगों को निवास के आधार पर। ठीक है, 16(3) बिल्कुल ये मामला क्लियर करता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, अपने लैंग्वेज में इसको नोट डाउन करते रहा करें, अपनी लैंग्वेज में क्या करें, नोट डाउन इसको करते रहा करें। चलिए अब 16(4) का मामला क्या है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। चलिए अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, इसी में ये टाइटल यही है। ठीक है, विधि का समान संरक्षण मिलेगा भेदभाव। अरे भेदभाव मैंने क्यों लिखा था, यहां भेदभाव हो रहा है ना, किस आधार पर,
कि लोकल लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको क्या है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उनको क्या है, उनको प्रेफरेंस पहले दी जा रही है। तो यहां पर क्या है, आप नहीं जाकर कह सकते हो कि उनको प्रेफरेंस क्यों पहले दी जा रही है, उनको प्राथमिकता क्यों पहले दी जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो। क्यों? इसीलिए कहा गया ये भेदभाव इसमें किया जा सकता है रोजगार में। क्यों? किस आधार पर? एक तो पहले आधार पर यही कि लोकल हैं वहां के और वहां के स्थानीय लोग हैं, तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जा सकता है। ये भेदभाव का आधार बन सकता है, बेसिस हो सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, अब ये जो भेदभाव किया जा रहा है वो किस आधार पर? कोई नकारात्मक नहीं है, बल्कि किस सकारात्मक रूप में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज में इस पे नेगेटिविटी फैल रही है, ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी कहीं फैल नहीं रही है। तो क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वे में इस भेदभाव को लिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन को। ये क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो 16(3) की बात रही। अब 16(4) क्या कहता है? ये हेडिंग है 16(3), 16(4) इसकी हेडिंग ये है। ठीक है, अब यही 16(4) क्या कहता है? ये तो हेडिंग है, ये हेडिंग है। अब इसी में 16(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि भैया नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं, कौन? जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत लोग आते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोग, उनको क्या है, रोजगार और नियुक्ति में क्या है, सरकार क्या करेगी? आरक्षण देगी। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य जो है, राज्य क्या करेगा? रोजगार एवं नियुक्ति में क्या है? आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है, आरक्षण देगा। बात को समझिएगा। जो पिछड़े लोग हैं, बात को समझिएगा, क्या कहा है? पिछड़े लोग। कौन से पिछड़े लोग? यहां पर पिछड़े लोग जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये कब सरकार कर सकती है? पहली बात तो प्रश्न है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग कौन हैं, किनको माना जाए, अभी उस पर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये कौन है पिछड़े वर्ग के लोग, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले कि ये किनको दिया जा सकता है ये आरक्षण? रोजगार और नियुक्ति में, यानी कि कोई वैकेंसी निकली, एग्जांपल के रूप में कोई वैकेंसी निकली, कोई रिक्रूटमेंट की जानी है, तो वहां पर क्या है, कोई नियुक्ति की जानी है, तो वहां पर क्या है, जो राज्य है वो क्या है, वहां आरक्षण दे सकती है। किसको? पिछड़े वर्ग के लोगों को। अब वो पिछड़े वर्ग मैं अभी बताता हूं। तो अच्छा, ये कैसे देगी राज्य? क्या उसको कैसे भी दे देगी? उसके मन में आएगा तो कैसे भी दे देगी? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है? अगर ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये लोग जो हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व उस, मतलब प्रतिनिधित्व उनका जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो लोग उन नौकरियों में वहां पर पिछड़े रह गए हैं, उन नौकरियों में, उन सेवाओं में वहां पर क्या है, समान प्रतिनिधित्व उनका नहीं मिल पाया है। क्या है? इनका समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है, समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। एक मिनट, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, यहां लिख देता हूं, हो सके आपको दिख ना रहा हूं, मिल पाया। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई नौकरी निकली हुई है, ठीक है, या फिर राज्य में कोई नौकरी निकली है, कोई ऐसी कैटेगरी है, कोई ऐसा समाज वर्ग है जो उन नौकरियों में क्या है, अपनी जगह नहीं बना पाया है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों को राज्य क्या करेगी, उन लोगों को राज्य यहां पर क्या है, रोजगार, उस जब भी नौकरी निकालेगी वहां पर प्रेफरेंस दे सकती है। क्या दे सकती है? उनको आरक्षण, रिजर्वेशन दे सकती है। ये साफ साफ कहा है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य क्या है, रोजगार, राज्य मतलब वही हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, वो क्या है, रोजगार और नियुक्ति में आरक्षण दे देगी। ठीक है, और किस बेसिस पे देगी? अगर सरकार को लगेगा कि ये जो कैटेगरी, ये लोग जो लोग हैं, उनको क्या है, उनको उनका सही प्रतिनिधित्व इस रोजगार में, इस सेवा में, इस सर्विस में नहीं मिल पाया है, यानी कि इस वर्ग के लोग इस सेवा में नहीं ज्यादा आ पाए हैं। समझिए, बिल्कुल क्लियर। तो राज्य क्या करेगा, उनको आरक्षण दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें? क्लियर हो गई? एक बार बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए चलिए, आपने ये कमेंट कर दिया कि क्या आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि ये जो पिछड़े वर्ग में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ये पिछड़े वर्ग में आते हैं, इस पर बहस थी। ठीक है, कि किनको शामिल किया जाए। आरक्षण का लाभ तो हर कोई उठाना चाहता है ना,
देखिए अब विवाद आजकल तो जोरों पर है, देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस वाले मामले में किस प्रकार से लोग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, और आपका एससी एसटी वाले मामले में भी जो लोग योग्य नहीं है वो भी सर्टिफिकेट लगा के घूम, मतलब ये जो मामला है वो काफी लाइमलाइट में अभी बना हुआ है। ठीक है, तो ये अब बहस तब भी थी कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा, ये कौन से लोग हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये पिछड़ा वर्ग कौन हो सकता है, नागरिक के पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए क्या देखते हैं, सरकार क्या देखते हैं, पिछड़े वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या देखते हैं अपन लोग, नागरिकों के पिछड़े वर्ग से अभिप्राय क्या है, मीनिंग क्या निकलती है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग से अभिप्राय, मतलब इसकी मीनिंग क्या निकलती है, जो पिछड़ा वर्ग है सिटीजन्स से उसका क्या मीनिंग निकलती है उसके रेफरेंस में, ये देखते हैं। देखिए संविधान में पिछड़े वर्ग का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया, नागरिकों के पिछड़ेपन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं, कहीं भी लिखा नहीं गया कि कौन पिछड़ा है, कौन आगे है, कौन पिछड़ा है, ये कहीं भी इसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो हुआ क्या, 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। किसमें, 1979 में क्या हुआ, 1979 में बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल यहां पर आयोग, इस आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, ये आयोग बनाया गया। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से ये आयोग जाना जाता है, किस नाम से, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, ये क्लियर है आपको। 1979 में बीपी मंडल नाम का एक आयोग बना। ठीक है, अब ये आयोग जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल नाम का आयोग बना, उन्होंने कहा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं, समझिए बात को, भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही क्या है, वही लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इन्होंने क्या कहा, इस आयोग ने, बीपी मंडल आयोग ने साफ साफ कह दिया भैया कि जो पिछड़े, भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही क्या है, वही आपकी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बात को, संविधान में तो उसका कहीं जिक्र नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, जो बीपी मंडल आयोग का जो गठन किया गया 1979, उन्होंने साफ कहा कि भैया डिफाइन कर दिया कि पिछड़े वर्ग के लोग किन्हें कहा जाएगा, जो पिछड़ी जातियां हैं। जैसे आप जानते होंगे ना कि बहुत से जो आपके ओबीसीज हो गए, ये सब क्या है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अदर बैकवर्ड जो कास्ट होते हैं वो उनके सब क्या है। इन्होंने साफ कहा कि पिछड़ी जातियां हैं जो लोग, वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो यहां पर साफ साफ डिफाइन कर दिया बीपी मंडल आयोग ने कि पिछड़े वर्ग के लोग कौन कौन से हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो लिस्ट है पिछड़ी जातियों की, उन्होंने वही क्या है, वही आपका जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। ठीक है, अब एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें 3000 से अधिक क्या है, पिछड़ी जातियां उसमें शामिल थी। ठीक है, लिस्ट तैयार की गई, यहां पर 3000 से अधिक पिछड़ी जातियां क्या थी, उसमें शामिल थी। अब ये 3000 से पिछड़ी जातियां किसमें आ गई, पिछड़े वर्ग में आ गई, जिनको क्या है, जिनको आरक्षण का क्या किया गया, उनको लाभ मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये नागरिक पिछड़े वर्ग का मतलब यहां पर ये निकलता है। ठीक है, ये क्लियर होगी आपकी, ये क्लियर होगी सारी चीजें। कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 15(5) में क्या कहा गया है, 15(5) में। चलिए, ये बीपी मंडल आयोग जो है अभी आगे बार बार रिपीट करेगा। ये जो आर्टिकल सब हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल आपका 16 जो हम पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इस पे बहस भी है, लगातार बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस भी है इस आर्टिकल में। ठीक है, अब ये क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 16(5) में क्या कहा गया, अनुच्छेद 16(5) में क्या कहा गया है, ये देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16(5), इसमें देखिए साफ साफ ये कहा गया कि किसी भी धार्मिक संगठन या समुदाय में जो कर्मियों की भर्ती होगी,
किसी भी धार्मिक, अब मैं एक बार लिख के आपको बताता हूं, किसी भी धार्मिक संगठन या समुदाय में जो कर्मियों की भर्ती होगी, बात को समझे, अभी मैं क्लियर करता हूं, कर्मियों की भर्ती होगी, वहां पर क्या है, वहां पर जो भर्ती की जाएगी वो उसी धार्मिक समुदाय के लोग वहां पर उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। क्या कहा गया, भर्ती होगी उसमें उसी धार्मिक समुदाय के लोग, धार्मिक समुदाय के लोग क्या है, भर्ती किए जा सकते हैं। बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब निकल रहा है, किसी को मालूम है, अगर ना समझाऊं तो क्या आपको समझ में आ रही है चीजें, क्या मतलब इसका निकल रहा है, क्या मतलब इसका निकल रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए साफ साफ कह रहा है कि किसी भी धार्मिक संगठन, मान लेते हैं कोई हिंदू संगठन, मान लेते हैं कोई हिंदू संगठन या हिंदू समुदाय का क्या बनाया जा रहा है, कहीं कोई या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूजा मंदिर में कहीं किसी के लिए एक संगठन बनाया जा रहा है, तो यहां पर ये छूट दी गई है कि उस संगठन में क्या है कि जैसे हिंदू धर्म का कोई मंदिर बनाया जा रहा है तो वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पे हिंदू धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, मतलब वहां पे दूसरे धर्म के लोग हम यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर उस संगठन में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि क्या है वहां पर हमारे धर्म के लोग, यहाँ पर धार्मिक समुदाय के लोग इसमें क्या है, संबंधित व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है, उनको प्राथमिकता दी जाए, जुड़ सकता है मतलब प्राथमिक सबसे पहले यही आएंगे, बाद में किसी और धर्म, सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं धर्म को दी जाएगी। तो क्या है भैया, धार्मिक समुदाय के लोग भर्ती के लिए क्या क्या है, भर्ती में प्राथमिकता दी जा सकती है, लोगों को भर्ती में क्या दी जा सकती है, भर्ती में प्राथमिकता दी जा सकती है, मतलब प्रेफरेंस दिया जा सकता है, प्राथमिकता दी जा सकती है। बात को समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहीं कोई धार्मिक संगठन अपना बना रहे हैं, मुस्लिम धार्मिक संगठन, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो भर्ती होगी, मतलब वहां के संगठन में लोग जो जुड़ेंगे, वहां पे ऐसा होगा, उनको ये छूट मिली है कि वो अपने धर्म के लोगों को क्या करें, वहां पर सबसे पहले जोड़ें, बाद में वो किसी और के, लेकिन प्राथमिकता क्या है, उन्हीं को दी जाएगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि किसी धार्मिक संगठन या समुदाय में जो कर्मियों की भर्ती होगी, यानी जो वहां पर क्या है, वहां पर जो लोगों की भर्ती होगी, ठीक है, वो क्या है, उसमें उसी धार्मिक समुदाय के लोगों की भर्ती में प्राथमिकता दी जा सकती है, समझ रहे, उसी धार्मिक समुदाय के लोग वहां पर उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, बाद में किसी और धर्म के लोगों को उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन उनको कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं करेगा कि आप यार क्यों कर रहे हो, आप अपने ही धर्म के लोगों को क्यों एंटर करा रहे हो, पहले दूसरे को क्यों, वहां पर उनको छूट दी गई है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, किस मामले का, पहले जहां 16(1) में हमने देखा कि कहा है कि भैया किसी जाति, मतलब कहा है कि जो राज्य है वो कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसमें नहीं भेदभाव करेगा, कि जॉब देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं 16(2) में क्या कहा कि जाति, धर्म, स्थान के आधार पर कोई कहां का रहने वाला है, कोई कहां की जाति का है, कोई कहां किस धर्म का है, उसमें कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ये तो 2 कहा गया ना। वहीं तीसरे में फिर इसका क्या कर दिया गया, इस पर थोड़ा प्रावधान ला दिया गया कि हाँ भैया ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, यहां पर देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हार्ड भी नहीं है, मतलब हमारा संविधान क्या फ्लेक्सिबल है, ठीक है, दोनों तरफ से फ्लेक्सिबल है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर वहीं और पहले 16(1) में तो ये कहा गया, 16(2) में मैंने कहा जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 16(3) में क्या कर दिया गया, फिर भेदभाव होना शुरू हो गया। मतलब किस आधार पर, कि भैया वैलिड तरीके से भेदभाव किया जा सकता है, सकारात्मक तरीके से भेदभाव किया जा सकता है। यहां पर मतलब सोसाइटी में एक पॉजिटिव, ऐसा ना जाए नेगेटिव, ऐसा नहीं कोई संविधान में प्रावधान किया गया है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग हो जाए, एक दूसरे से बढ़ जाए, बंटवारा तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार का। संविधान कितने सुंदर तरीके से बनाया गया, तो कहा गया कि भैया कि हर चीजों को बैलेंस किया जाए। यहां पर साफ साफ कह दिया गया क्या, कि भैया पहले तो हमने कहा कि कोई किया ही नहीं जा सकता किसी प्रकार का भेदभाव, लेकिन फिर कहा कि अगर धार्मिक संगठन की बात आए तो भैया आप थोड़ा कर सकते हो क्या, अपने धर्म के लोगों को वहां पर अगर कहीं जोड़ रहे हो तो उसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, वहां नौकरी पे रख रहे हो तो उसमें आप प्राथमिकता दी जा सकती है, उसमें प्रेफरेंस आपको पहले रख सकते हो आप। तो ये क्या है, ये 16(5) ये पूरा प्रावधान करता है, ठीक है। अब
ये जो आरक्षण है, ठीक है, जैसे ओबीसी कैटेगरी को कितना परसेंट मिला, एससी एसटी को क्या हुआ, फिर कैसे क्या मंडलवाद कोई एक आयोग है वो किस प्रकार से आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ाया आरक्षण का, किस प्रकार से आपका नरसिम्हा राव की सरकार ने 10% आरक्षण को पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर दे दिया। ये सारी चीजें बहुत बहस की विषय, ओवरऑल डिबेट का क्या है, विषय है। और यहां पर आगे की क्लासेस में हम अब देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत विस्तृत अगली जो क्लास है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये सब कुछ यहां पर डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी और इसको नोट डाउन कर लें। आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें। मैं साइड में हो गया हूं, इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और एक बात बताएं, आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, वो जो टेस्ट है जो कल की क्लास में कहा गया था, जो 13 क्वेश्चन का प्रीलिम्स का, ठीक है, वो जो टेस्ट है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पर भी आपको दे दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका जो पीडीएफ है वो दे दिया गया है। तो आप आंसर करके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग कमेंट में बताएं वो एक साथ बताएं, कल बताया गया था ना, ऐसा ना अलग अलग कमेंट, एक ही कमेंट में मतलब 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, 3 का क्या आंसर है, एक साथ करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी जो लोग अभी तक की इकोनॉमी की 19 क्लासेस नहीं किए हैं, अभी तक की 19 जो क्लासेस हुई है, नए लोग वो इकोनॉमी की 19 क्लासेस कर सकते हैं। जो 19 क्लासेस हुई है उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उसकी दी गई है। 19 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, वो दी गई है। और इसी के साथ साथ हमारा जो ओनली यूपीएससी का जो दूसरा चैनल है शुभम मित्रा के नाम से, ये साइड में आपको दिख रहा है, इससे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो टॉपर से रिलेटेड जो कॉपियां हैं, उनके नोट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं इस चैनल पर। और आपको रिसेंटली जल्दी आपको एक ब्रीफ डिस्कशन यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यहाँ पर आपके लेक्चर्स पहुंचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।